हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल टीचर जॉब एकेडमी पर। इस चैनल पर आपको टीचिंग से रिलेटेड सभी एग्जाम की तैयारी करवाई जाएगी, बहुत ही आसान भाषा में और सटीक उत्तर और व्याख्या के साथ। आज आपको सीडीपी के मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन कराए जाएंगे। इस चैनल पर आपको सीटेट के मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस की कंप्लीट सीरीज कराई जाएगी, बहुत ही आसान भाषा में और सटीक उत्तर और व्याख्या के साथ। आप अपनी एग्जाम की तैयारी को बेहतर बनाने के लिए आपके अपने चैनल टीचर जॉब एकेडमी को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। चलो अब शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, मिसकंसेप्शंस अमंग स्टूडेंट्स शुड बी ब्लैंक एंड इंट्यूटिव गेसेस शुड बी ब्लैंक अमंग स्टूडेंट्स इन प्राइमरी ग्रेड्स। यानी प्राथमिक कक्षाओं के छात्रों की भ्रांतियों और सहज अनुमानों के साथ शिक्षक को किस प्रकार का व्यवहार करना चाहिए। आपके सामने 4 विकल्प हैं। ऑप्शन 1, डिसमिस्ड, डिस्करेज्ड यानी भ्रांतियों को खारिज करना चाहिए और सहज अनुमानों को हतोत्साहित करना चाहिए। ऑप्शन 2, एक्नॉलेज्ड, डिस्करेज्ड यानी भ्रांतियों पर ध्यान देना चाहिए लेकिन सहज अनुमानों को हतोत्साहित करना चाहिए। ऑप्शन 3, इग्नोर्ड, एनकरेज्ड यानी भ्रांतियों को नजरअंदाज करना चाहिए और सहज अनुमानों को प्रोत्साहित करना चाहिए। ऑप्शन 4, एक्नॉलेज्ड, एनकरेज्ड यानी भ्रांतियों पर ध्यान देना चाहिए और सहज अनुमानों को प्रोत्साहित करना चाहिए। एक बार अपना उत्तर सोच लीजिए। क्या आपका उत्तर ऑप्शन 4 है? यदि हां, तो बिल्कुल सही। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन 4। प्राथमिक कक्षाओं के छात्रों की भ्रांतियों पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए और उनके सहज अनुमानों को प्रोत्साहित करना चाहिए। अब इसे समझते हैं। छोटे बच्चे अपने अनुभवों और अपनी समझ के आधार पर दुनिया के बारे में अलग अलग धारणाएं बनाते हैं। कई बार ये धारणाएं पूरी तरह सही नहीं होती। इन्हें ही हम मिसकंसेप्शंस यानी भ्रांतियां कहते हैं। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि ये भ्रांतियां सीखने की प्रक्रिया का एक स्वाभाविक हिस्सा होती है। इसीलिए शिक्षक का काम इन्हें नजरअंदाज करना नहीं, बल्कि इन्हें समझना और सही दिशा देना होता है। जब शिक्षक बच्चों की सोच को समझता है, तब वह उन्हें सही अवधारणाएं विकसित करने में मदद कर सकता है। अब बात करते हैं इंट्यूटिव गेसेस यानी सहज अनुमानों की। जब कोई बच्चा अपनी समझ के आधार पर कोई अनुमान लगाता है, तो वह उसकी जिज्ञासा और सोचने की क्षमता को दर्शाता है। इसीलिए ऐसे अनुमानों को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। प्रभावी शिक्षण केवल सही उत्तर बताने का नाम नहीं है, बल्कि बच्चों की सोच को समझना और उसे आगे विकसित करना भी उतना ही महत्वपूर्ण है। रचनावाद अर्थात कंस्ट्रक्टिविज्म भी यही मानता है कि बच्चों की पूर्व धारणाएं, उनकी गलतियां और उनके अनुभव सीखने की प्रक्रिया का महत्वपूर्ण हिस्सा होते हैं। अब एक छोटा सा उदाहरण देखते हैं। मान लीजिए एक बच्चा कहता है, सूरज पृथ्वी के चारों ओर घूमता है। ये उसकी एक भ्रांति है। ऐसी स्थिति में शिक्षक उसे डांटता नहीं है, बल्कि चर्चा, चित्रों और गतिविधियों के माध्यम से सही अवधारणा समझाता है। अब दूसरा बच्चा कहता है, पौधे भी पानी पीते होंगे। ये उसका सहज अनुमान है। ऐसी स्थिति में शिक्षक उसे प्रयोग और अवलोकन के माध्यम से खोज करने के लिए प्रोत्साहित करता है। तो याद रखिए, प्राथमिक कक्षाओं में बच्चों की भ्रांतियों पर ध्यान देना चाहिए और उनके सहज अनुमानों को प्रोत्साहित करना चाहिए। यही सार्थक और प्रभावी सीखने की शुरुआत है। चलिए दोस्तों, अब बढ़ते हैं अगले महत्वपूर्ण प्रश्न की ओर। प्रश्न है, द एबिलिटी ऑफ हैंड आई कोऑर्डिनेशन, बैलेंस एंड मैनुअल डेक्सटेरिटी इज अफेक्टेड इन। यानी निम्नलिखित में से किसमें व्यक्ति के हाथ और आंख के तालमेल, संतुलन और शारीरिक निपुणता की क्षमता प्रभावित होती है। आपके सामने 4 विकल्प हैं। ऑप्शन 1, डिस्फेजिया अर्थात भाषा वैकल्य। ऑप्शन 2, डिस्प्रेक्सिया अर्थात गति समन्वय वैकल्य। ऑप्शन 3, डिसलेक्सिया अर्थात पठन वैकल्य। ऑप्शन 4, डिसकैलकुलिया अर्थात गणन वैकल्य। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 2, डिस्प्रेक्सिया अर्थात गति समन्वय वैकल्य। अब इसे विस्तार से समझते हैं। डिस्प्रेक्सिया एक ऐसी स्थिति है जिसमें व्यक्ति के हाथ और आंख के तालमेल, संतुलन, गति नियंत्रण और शारीरिक निपुणता प्रभावित हो जाती है। इस कारण व्यक्ति को कई दैनिक कार्यों और सीखने से जुड़ी गतिविधियों में कठिनाई का सामना करना पड़ता है।
आइए कुछ उदाहरण देखते हैं। सबसे पहला उदाहरण, लेखन कठिनाई। ऐसे बच्चे लिखते समय अक्षरों को सही आकार में नहीं बना पाते। उनकी लिखावट टेढ़ी मेढ़ी हो सकती है और उन्हें पेंसिल सही तरीके से पकड़ने में भी परेशानी होती है। दूसरा उदाहरण, फाइन मोटर स्किल्स अर्थात सूक्ष्म गतिक कौशल। ऐसे बच्चों को कैंची से कागज काटने, आकृतियां बनाने या छोटी वस्तुओं को नियंत्रित करने में कठिनाई हो सकती है। तीसरा उदाहरण, ग्रॉस मोटर स्किल्स अर्थात स्थूल गतिक कौशल। साइकिल चलाना, रस्सी कूदना या एक पैर पर संतुलन बनाकर खड़े रहना जैसी गतिविधियां इनके लिए चुनौतीपूर्ण हो सकती हैं। चौथा उदाहरण, खेलकूद से संबंधित। गेंद पकड़ना, गेंद फेंकना या बैट से बॉल मारना जैसे कार्यों में हाथ और आंख का समन्वय सही प्रकार से नहीं बन पाता। अब गति समन्वय वैकल्य के प्रमुख लक्षणों पर ध्यान दीजिए। पहला, हाथ और आंख का तालमेल कमजोर होना। दूसरा, हरकतों का धीमा और अव्यवस्थित होना। तीसरा, संतुलन बनाने में कठिनाई होना। और चौथा, दैनिक कार्यों में अनाड़ीपन या क्लमनेस दिखाई देना। याद रखने के लिए एक छोटी सी ट्रिक, डिस्प्रैक्सिया इक्वल्स मोटर कोऑर्डिनेशन प्रॉब्लम, अर्थात ये समस्या गति और समन्वय से संबंधित है। ध्यान रखिए, ये वैकल्य बुद्धि या इंटेलिजेंस से संबंधित विकार नहीं है। ये केवल मूवमेंट और कोऑर्डिनेशन से जुड़ी कठिनाई है। और एक महत्वपूर्ण बात, प्रेक्सिया शब्द का अर्थ होता है मूवमेंट या एक्शन। अब बाकी विकल्पों को भी जल्दी से समझ लेते हैं। डिस्फेजिया, ये भाषा को समझने और बोलने से संबंधित समस्या है। डिसलेक्सिया, ये पढ़ने और शब्दों को पहचानने में होने वाली कठिनाई से संबंधित है। डिसकैल्कुलिया, ये गणितीय अवधारणाओं और गणना में होने वाली कठिनाई से संबंधित है। तो याद रखिए, यदि प्रश्न में हाथ और आंख के तालमेल, संतुलन, गति नियंत्रण या शारीरिक समन्वय की बात हो तो सही उत्तर होगा डिस्प्रैक्सिया अर्थात गति समन्वय वैकल्य। चलिए दोस्तों, अब देखते हैं सीडीपी का एक और बेहद महत्वपूर्ण प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। प्रश्न है, डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन। बच्चों के विकास के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ऑप्शन 1, unfolds in a random manner which does not have any pattern। विकास बिना किसी पैटर्न के अनियमित रूप से प्रकट होता है। ऑप्शन 2, is multidimensional and multidirectional। विकास बहुआयामी और बहुदिशात्मक होता है। ऑप्शन 3, is synonymous with growth। विकास वृद्धि का पर्याय है। ऑप्शन 4, is a simple and unitary process। विकास एक सरल और एकात्मक प्रक्रिया है। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 2, विकास बहुआयामी अर्थात मल्टीडायमेंशनल और बहुदिशात्मक अर्थात मल्टीडायरेक्शनल होता है। अब इसे आसान भाषा में समझते हैं। देखिए, जब हम बच्चों के विकास की बात करते हैं तो इसका अर्थ केवल उनकी ऊंचाई या वजन बढ़ना नहीं होता। बाल विकास एक व्यापक और जटिल प्रक्रिया है। यह एक साथ कई क्षेत्रों में होता है और अलग अलग दिशाओं में आगे बढ़ता है। इसी कारण इसे बहुआयामी और बहुदिशात्मक कहा जाता है। अब प्रश्न यह है कि विकास किन किन आयामों में होता है। सबसे पहला है शारीरिक विकास, जैसे दौड़ना, कूदना, संतुलन बनाना और शरीर की गतिविधियों पर नियंत्रण प्राप्त करना। दूसरा है बौद्धिक विकास, जैसे सोचना, समझना, तर्क करना और समस्याओं का समाधान करना। तीसरा है भाषाई विकास, जैसे बोलना, सुनना, पढ़ना और नए शब्द सीखना। चौथा है भावनात्मक विकास, जैसे खुशी, दुख, गुस्सा और अन्य भावनाओं को समझना तथा व्यक्त करना। पांचवां है सामाजिक विकास, जैसे मित्र बनाना, सहयोग करना और समूह में कार्य करना। और छठा है सृजनात्मक विकास, जैसे चित्र बनाना, कहानी रचना और नई कल्पनाएं करना। अब इसे एक उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए एक बच्चा स्कूल में पढ़ना सीखता है। यह उसके बौद्धिक विकास को दर्शाता है। जब वही बच्चा अपने दोस्तों के साथ खेलता है तो उसका सामाजिक विकास होता है। जब वह अपनी भावनाओं को व्यक्त करना सीखता है तो उसका भावनात्मक विकास होता है। और जब वह दौड़ना, कूदना तथा संतुलन बनाना सीखता है तो उसका शारीरिक विकास होता है। ध्यान दीजिए, ये सभी विकास एक साथ चल रहे हैं। यही कारण है कि विकास को बहुआयामी कहा जाता है। साथ ही हर क्षेत्र का विकास एक जैसी गति से नहीं होता। किसी बच्चे का भाषाई विकास तेज हो सकता है तो किसी का सामाजिक विकास अधिक बेहतर हो सकता है।
इसीलिए विकास को बहुदिशात्मक भी कहा जाता है। अब इस प्रश्न के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण ट्रिक याद रखिए। एमडी रूल। पहला, एमडी मल्टी डायमेंशनल अर्थात बहुआयामी। दूसरा, एमडी मल्टी डायरेक्शनल अर्थात बहुदिशात्मक। तो परीक्षा में जब भी डेवलपमेंट से संबंधित प्रश्न आए तो एमडी रूल तुरंत याद कर लीजिए। डेवलपमेंट मीन्स मल्टी डायमेंशनल एंड मल्टी डायरेक्शनल। यही इस प्रश्न का सबसे महत्वपूर्ण निष्कर्ष है। मैं उम्मीद करता हूं आपको मेरा पढ़ाया हुआ पसंद आ रहा होगा। डियर स्टूडेंट्स, आप चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए दोस्तों, अब बढ़ते हैं अगले महत्वपूर्ण प्रश्न की ओर। प्रश्न है, प्रिंसिपल ऑफ सिफलोकॉर्डल डेवलपमेंट टॉक्स अबाउट ब्लैंक ऑफ डेवलपमेंट। विकास का शीर्षगामी सिद्धांत विकास के ब्लैंक बारे में बात करता है। ऑप्शन 1, मल्टीपल डिमेंशंस अर्थात एकाधिक आयाम। ऑप्शन 2, ऑर्डरली सीक्वेंस अर्थात व्यवस्थित क्रम। ऑप्शन 3, डिसकंटिन्यूअस नेचर अर्थात असतत स्वरूप। ऑप्शन 4, लाइनियर नेचर अर्थात रैखिक स्वरूप। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 2, ऑनऑर्डरली सीक्वेंस अर्थात व्यवस्थित क्रम। अब इसे आसान भाषा में समझते हैं। सेफलोकाउडल प्रिंसिपल यानी शीर्षगामी सिद्धांत हमें बताता है कि बच्चे का विकास एक निश्चित और व्यवस्थित क्रम में होता है। इस सिद्धांत के अनुसार विकास सिर से पैर की ओर बढ़ता है, अर्थात शरीर के ऊपरी भागों पर नियंत्रण पहले विकसित होता है और निचले भागों पर बाद में। यही कारण है कि बच्चे के विकास में एक निश्चित क्रम दिखाई देता है। आइए इसे एक उदाहरण से समझते हैं। जब एक शिशु जन्म लेता है तो सबसे पहले वह अपने सिर को नियंत्रित करना सीखता है। उसके बाद वह बैठना सीखता है, फिर धीरे धीरे रेंगना शुरू करता है। इसके बाद खड़ा होना सीखता है और अंत में चलना सीखता है। ध्यान दीजिए, यह पूरा विकास एक निश्चित क्रम का पालन करता है। सिर उठाने से पहले बच्चा चलना नहीं सीखता और न ही खड़ा होने से पहले दौड़ना शुरू कर देता है। यही इस सिद्धांत की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है। इसी प्रकार बच्चा पहले अपने हाथों की गतिविधियों को नियंत्रित करना सीखता है, उसके बाद उंगलियों की सूक्ष्म गतिविधियों पर नियंत्रण विकसित करता है और आगे चलकर शरीर के निचले भागों पर बेहतर नियंत्रण प्राप्त करता है। इसलिए सेफलोकाउडल प्रिंसिपल यह स्पष्ट करता है कि विकास किसी भी प्रकार से अचानक या अव्यवस्थित नहीं होता, बल्कि यह एक निश्चित और व्यवस्थित क्रम का पालन करता है। चलिए दोस्तों, अब देखते हैं एक और बेहद महत्वपूर्ण प्रश्न। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इफेक्टिव स्ट्रेटेजी फॉर टीचिंग चिल्ड्रन विद ऑटिज्म? स्वलीन क्रम विकार से जूझ रहे बच्चों को पढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी एक प्रभावी रणनीति है? ऑप्शन 1, मेंटेनिंग ए प्रिडिक्टेबल रूटीन, अनुमानित दिनचर्या बनाए रखना। ऑप्शन 2, यूजिंग स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन एंड पनिशमेंट, सख्त अनुशासन और दंड का प्रयोग करना। ऑप्शन 3, प्रोवाइडिंग कांस्टेंट आई कांटेक्ट, निरंतर नेत्र संपर्क बनाए रखना। ऑप्शन 4, अवॉइडिंग यूज ऑफ एनी ऑडियो विजुअल एड्स, किसी भी दृश्य श्रव्य सामग्री के प्रयोग से बचना। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 1, मेंटेनिंग अ प्रिडिक्टेबल रूटीन, अर्थात अनुमानित और नियमित दिनचर्या बनाए रखना। अब इसे आसान भाषा में समझते हैं। ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर यानी ASD वाले बच्चों को अचानक होने वाले बदलाव और अनिश्चित परिस्थितियों से कठिनाई हो सकती है। जब उन्हें पहले से पता होता है कि आगे क्या होने वाला है, तो वे अधिक सुरक्षित, सहज और आत्मविश्वासपूर्ण महसूस करते हैं। इसीलिए एक नियमित और संरचित दिनचर्या उनके सीखने की प्रक्रिया को बेहतर बनाती है। ध्यान दीजिए, ऑटिज्म वाले बच्चे अक्सर नियमितता और स्पष्टता को पसंद करते हैं। जब कक्षा की गतिविधियां एक निश्चित क्रम में होती हैं, तो वे उन्हें आसानी से समझ पाते हैं और उनमें भाग भी लेते हैं। इसका बच्चों पर कई सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। सबसे पहला, उनकी चिंता और तनाव कम होता है। दूसरा, उनका ध्यान और एकाग्रता बेहतर होती है। तीसरा, उन्हें यह समझने में मदद मिलती है कि आगे क्या होने वाला है। और चौथा, उनके सीखने और व्यवहार में सकारात्मक सुधार देखने को मिलता है। अब इसे एक उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए, एक शिक्षक कक्षा में एक विजुअल स्केड्यूल यानी चित्र आधारित समय सारणी लगाता है, जिसमें गतिविधियों का क्रम पहले से दिखाया गया है। जैसे प्रार्थना, फिर कहानी सुनना, उसके बाद लेखन कार्य, फिर खेल गतिविधि और अंत में भोजन अवकाश।
जब बच्चा इस समय सारणी को देखता है तो उसे पहले से पता होता है कि अगली गतिविधि क्या होगी। इससे उसकी चिंता कम होती है, वह अधिक सहज महसूस करता है और कक्षा की गतिविधियों में सक्रिय रूप से भाग लेता है। मैं उम्मीद करता हूं आपको मेरा पढ़ाया हुआ पसंद आ रहा होगा। इस वीडियो को बनाने में मैंने काफी मेहनत की है ताकि आपको एक बेहतर कंटेंट मिल सके। आपको मैं और भी बेहतर कंटेंट देना जारी रखूंगा। आप अपने चैनल टीचर जॉब एकेडमी को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि आपको बेहतर कंटेंट यूं ही मिलता रहे। अब बात करते हैं एक बेहद महत्वपूर्ण प्रश्न जो टीचिंग एग्जाम्स में अक्सर पूछा जाता है। Which of the following are examples of authentic learning tasks for students in primary grades? निम्न में से कौन प्राथमिक कक्षाओं में छात्रों के लिए प्रामाणिक शिक्षण कार्यों के उदाहरण हैं? ऑप्शन 1, अप्लाइंग द कॉन्सेप्ट टू डेली लाइफ, अवधारणा को दैनिक जीवन में लागू करना। ऑप्शन 2, मेमोराइजिंग अ सेट ऑफ डेफिनेशंस, परिभाषाओं का एक वर्ग को याद रखना। ऑप्शन 3, रिकॉलिंग फैक्चुअल इंफॉर्मेशन फ्रॉम टेक्स्ट बुक, पाठ्य पुस्तक से तथ्यात्मक जानकारी को याद करना। ऑप्शन 4, कॉपीइंग आंसर्स फ्रॉम अ फ्रेंड्स नोटबुक, मित्रों की नोटबुक से उत्तर कॉपी करना। सही उत्तर है एप्लाइंग द कॉन्सेप्ट टू डेली लाइफ, अर्थात अवधारणा को दैनिक जीवन में लागू करना। लेकिन आखिर इसे ऑथेंटिक लर्निंग टास्क क्यों कहा जाता है? देखिए, जब बच्चा केवल किताब पढ़कर जानकारी याद करता है तो वह सीखना सतही होता है। लेकिन जब वही बच्चा सीखी हुई अवधारणा का उपयोग वास्तविक जीवन में करता है, तब सीखना वास्तव में सार्थक बन जाता है। यही ऑथेंटिक लर्निंग का मूल विचार है। ऑथेंटिक लर्निंग टास्क्स वे कार्य होते हैं जो बच्चों को वास्तविक जीवन की परिस्थितियों से जोड़ते हैं। इनमें बच्चा केवल उत्तर नहीं याद करता, बल्कि समझता है, सोचता है और सीखी हुई बातों को व्यवहार में लागू करता है। इसे एक आसान उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए, गणित में बच्चे मात्रा और मापन का अध्याय पढ़ रहे हैं। यदि बच्चा केवल परिभाषा याद करे तो यह सामान्य सीखना है। लेकिन यदि वह रसोई में जाकर किसी रेसिपी के लिए आधा कप, 1 कप या 2 चम्मच सामग्री नापकर उपयोग करे तो यह ऑथेंटिक लर्निंग कहलाएगा। इसी प्रकार पर्यावरण अध्ययन में यदि बच्चा पौधा लगाकर उसकी वृद्धि का अवलोकन करे और रोज होने वाले बदलावों को नोट करे तो यह भी प्रामाणिक शिक्षण कार्य है। भाषा शिक्षण में यदि बच्चा अपने दैनिक अनुभवों पर कहानी या छोटा अनुच्छेद लिखे तो वह वास्तविक जीवन से जुड़कर सीख रहा होता है। और कला शिक्षा में यदि बच्चा किसी परियोजना को पोस्टर, मॉडल या चित्र के माध्यम से प्रस्तुत करे तो वह अपनी समझ को रचनात्मक रूप से व्यक्त कर रहा होता है। याद रखिए, परीक्षा में जब भी ऑथेंटिक लर्निंग, एक्सपीरियंशियल लर्निंग या मीनिंगफुल लर्निंग से संबंधित प्रश्न आए तो ऐसे विकल्प चुनिए जो वास्तविक जीवन में अवधारणाओं के उपयोग पर आधारित हों। चलिए, अब बढ़ते हैं अगले महत्वपूर्ण प्रश्न की ओर। प्रश्न है, टॉकिंग अलाउड टू वन सेल्फ विथ नो इंटेंट टू कम्युनिकेट विद अदर्स इज ब्लैंक इन चाइल्डहुड। दूसरों के साथ संवाद न करने के इरादे से खुद से जोर से बात करना बचपन में ब्लैंक। ऑप्शन 1, एबनॉर्मल बट नॉट अनकॉमन, अप्राकृतिक लेकिन असामान्य नहीं है। ऑप्शन 2, नॉर्मल एंड कॉमन, सामान्य और प्राकृतिक है। ऑप्शन 3, अनकॉमन बट नॉर्मल, असामान्य लेकिन प्राकृतिक है। ऑप्शन 4, अनकॉमन एंड एबनॉर्मल, असामान्य और अप्राकृतिक है। अब इसका उत्तर बताने से पहले मैं आपसे एक छोटा सा सवाल पूछना चाहता हूं। क्या आपने कभी अपने घर के छोटे बच्चे को खिलौनों से खेलते हुए खुद से बातें करते देखा है? कभी वह खिलौने को डांट रहा होता है, कई बार बच्चे अपने आप में ही मगन रहते हैं, कभी खुद ही सवाल पूछता है और फिर खुद ही उसका जवाब भी दे देता है। देखिए, बच्चे जब दूसरों के साथ संवाद न करने के इरादे से खुद से जोर से बात करते हैं तो ये बचपन में एक सामान्य और प्राकृतिक, नॉर्मल एंड कॉमन व्यवहार होता है। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन 2, नॉर्मल एंड कॉमन। बचपन में खुद से जोर से बात करना एक सामान्य और प्राकृतिक व्यवहार है। इट हेल्प्स चिल्ड्रन थिंक, प्लान एंड सॉल्व प्रॉब्लम्स। ये बच्चों को सोचने, योजना बनाने और समस्याओं को हल करने में मदद करता है। इट सपोर्ट्स सेल्फ रेगुलेशन एंड गाइड्स देयर एक्शंस। ये आत्मनियंत्रण में सहायता करता है और उनके कार्यों का मार्गदर्शन करता है। ये संज्ञानात्मक और भाषा विकास का एक स्वस्थ हिस्सा माना जाता है। तो याद रखिए, यदि परीक्षा में प्राइवेट स्पीच, सेल्फ टॉक या स्वयं से बात करने से संबंधित कोई प्रश्न आए तो इसे सामान्य और स्वस्थ विकास से जोड़कर देखना है।
अब बढ़ते हैं अगले महत्वपूर्ण प्रश्न की ओर। प्रश्न है, Which of the following is an example of a question that requires students to generate creative solutions? निम्नलिखित में से कौन सा एक ऐसे प्रश्न का उदाहरण है जिसमें छात्रों को रचनात्मक समाधान खोज करने की आवश्यकता होती है? ऑप्शन 1, What are the various types of nouns? संज्ञा के विभिन्न प्रकार क्या हैं? ऑप्शन 2, How would you rewrite the given text from the perspective of an object rather than a person? आप किसी व्यक्ति के बजाय किसी वस्तु के परिप्रेक्ष्य से दिए गए पाठ को फिर से कैसे लिखेंगे? ऑप्शन 3, What is the definition of a noun? संज्ञा की परिभाषा क्या है? ऑप्शन 4, How do you identify the subject of a sentence? आप वाक्य में कर्ता की पहचान कैसे करते हैं? इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 2, आप किसी व्यक्ति के बजाय किसी वस्तु के परिप्रेक्ष्य से दिए गए पाठ को फिर से कैसे लिखेंगे? यह प्रश्न छात्रों से रचनात्मक और कल्पनाशील सोच की अपेक्षा करता है। ऐसे प्रश्न का एक निश्चित उत्तर नहीं होता है। ऐसे प्रश्नों के एक से अधिक सही उत्तर हो सकते हैं। अलग अलग छात्र अलग अलग लेकिन सही उत्तर दे सकते हैं। इसलिए ऐसे प्रश्न मौलिकता, ओरिजिनैलिटी, सृजनात्मकता, क्रिएटिविटी और उच्च स्तरीय चिंतन, हायर ऑर्डर थिंकिंग को बढ़ावा देते हैं। रचनात्मक समाधान खोजने वाले प्रश्न छात्रों को केवल याद की गई जानकारी बताने के लिए नहीं कहते, बल्कि सोचने, कल्पना करने, दृष्टिकोण बदलने और नया विचार प्रस्तुत करने के लिए प्रेरित करते हैं। आसान भाषा में जो प्रश्न छात्रों से कुछ नया बनाने, कल्पना करने या नए तरीके से अपनी बात व्यक्त करने को कहते हैं, वे रचनात्मक प्रश्न होते हैं। अब बात करते हैं अगले प्रश्न की। According to Vygotsky's theory, the zone of proximal development refers to वायगोत्स्की के सिद्धांत के अनुसार समीपस्थ विकास का क्षेत्र क्या है? ऑप्शन 1, The level of skill or knowledge a student is unlikely to ever achieve. एक छात्र के कौशल या ज्ञान के स्तर जिसे कभी हासिल करने की संभावना नहीं है। ऑप्शन 2, The level of skill or knowledge a student must master to pass a test or receive a grade. परीक्षा पास करने या ग्रेड प्राप्त करने के लिए एक छात्र के लिए आवश्यक कौशल या ज्ञान का स्तर। ऑप्शन 3, द लेवल ऑफ स्किल और नॉलेज अ स्टूडेंट हैज ऑलरेडी मास्टर्ड। छात्र जिस कौशल या ज्ञान के स्तर में पहले से ही महारत हासिल कर चुका है। ऑप्शन 4, द लेवल ऑफ स्किल और नॉलेज अ स्टूडेंट इज केपेबल ऑफ मास्टरिंग विथ हेल्प। कौशल या ज्ञान का स्तर जो एक छात्र मदद से महारत हासिल करने में सक्षम है। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन 4, द लेवल ऑफ स्किल और नॉलेज अ स्टूडेंट इज कैपेबल ऑफ मास्टरिंग विद हेल्प। कौशल या ज्ञान का स्तर जो एक छात्र मदद से महारत हासिल करने में सक्षम है। अब इसे समझते हैं। वायगोत्स्की के अनुसार जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट अर्थात जेडपीडी वह क्षेत्र है जहां बच्चा किसी कार्य को अकेले नहीं कर सकता, लेकिन किसी शिक्षक, अभिभावक या अनुभवी सहपाठी की सहायता से उस कार्य को सफलतापूर्वक कर सकता है। ये वह क्षेत्र है जहां सीखना सबसे प्रभावी होता है, क्योंकि कार्य न तो बहुत आसान होता है और न ही बहुत कठिन। ये बच्चे की वर्तमान क्षमता और संभावित क्षमता के बीच का अंतर होता है। उदाहरण से समझिए, राहुल स्वयं 2 अंकों का जोड़ कर सकता है, लेकिन 3 अंकों का जोड़ अकेले नहीं कर पाता। शिक्षक के मार्गदर्शन से वह 3 अंकों का जोड़ करना सीख जाता है। कुछ अभ्यास के बाद वह वही कार्य बिना किसी सहायता के स्वयं करने लगता है। यही बीच का क्षेत्र जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट या जेडपीडी कहलाता है। एक लाइन में याद रखिए, आज जो मैं मदद से कर सकता हूं, कल वही मैं स्वयं कर सकूंगा। यही जेडपीडी का मूल सिद्धांत है। की फीचर्स ऑफ जेडपीडी ये मार्गदर्शन के साथ सीखने की क्षमता है। ये स्कैफोल्डिंग, अस्थायी सहयोग को बढ़ावा देता है। ये संज्ञानात्मक विकास और उच्च स्तरीय सीखने में मदद करता है। ये छात्र की प्रगति के साथ बदलता है। मुझे उम्मीद है कि आप इसे अच्छे से समझ गए हों। अब आगे बढ़ते हैं। प्रश्न है, फॉर्मेटिव असेसमेंट अस्यूम्स दैट रचनात्मक मूल्यांकन मानता है कि ऑप्शन 1, क्वालिटेटिव पैरामीटर्स आर बायस्ड एंड सब्जेक्टिव। गुणात्मक मापदंड पक्षपाती और व्यक्तिपरक हैं। ऑप्शन 2,
लर्नर्स शुड ऑल्सो बी इन्वॉल्व्ड इन द प्रोसेस ऑफ असेसमेंट। मूल्यांकन की प्रक्रिया में शिक्षार्थियों को भी शामिल किया जाना चाहिए। ऑप्शन 3, कॉम्पिटिशन इज इसेंशियल फॉर लर्निंग। सीखने के लिए प्रतियोगिता आवश्यक है। ऑप्शन 4, ओनली क्वांटिटेटिव पैरामीटर्स गिव करेक्ट फीडबैक। केवल मात्रात्मक मापदंड सही प्रतिपुष्टि देते हैं। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन 2, लर्नर्स शुड ऑल्सो बी इन्वॉल्व्ड इन द प्रोसेस ऑफ असेसमेंट। मूल्यांकन की प्रक्रिया में शिक्षार्थियों को भी शामिल किया जाना चाहिए। अब इसे विस्तार से समझते हैं। रचनात्मक मूल्यांकन अर्थात फॉर्मेटिव असेसमेंट एक सतत और निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, जिसका मुख्य उद्देश्य केवल छात्रों को अंक देना नहीं, बल्कि उनकी सीखने की प्रक्रिया को बेहतर बनाना होता है। इस प्रकार के मूल्यांकन में शिक्षार्थी केवल मूल्यांकन का विषय नहीं होते, बल्कि वे स्वयं मूल्यांकन प्रक्रिया के सक्रिय भागीदार होते हैं। फॉर्मेटिव असेसमेंट छात्रों को अपनी सीखने की प्रगति पर विचार करने, अपनी कमियों को पहचानने और उन्हें सुधारने का अवसर प्रदान करता है। इस प्रक्रिया में छात्र अपने कार्य का आत्म मूल्यांकन सेल्फ असेसमेंट करते हैं। सह मूल्यांकन पीयर असेसमेंट के माध्यम से अपने साथियों को सुझाव देते हैं तथा शिक्षक के साथ मिलकर अपनी प्रगति और सीखने की दिशा पर विचार करते हैं। याद रखिए, फॉर्मेटिव असेसमेंट इज असेसमेंट फॉर लर्निंग, नॉट मियरली असेसमेंट ऑफ लर्निंग। अर्थात रचनात्मक मूल्यांकन का उद्देश्य सीखने को बेहतर बनाना है, केवल उसका परिणाम मापना नहीं। इसलिए फॉर्मेटिव असेसमेंट ये मानता है कि शिक्षार्थियों को भी मूल्यांकन प्रक्रिया में सक्रिय रूप से शामिल किया जाना चाहिए। अब बात करते हैं अगले प्रश्न की एसर्शन। ए, इन्वेंटेड स्पेलिंग्स एंड फ्री एक्सप्लोरेशंस ऑफ राइटिंग प्रोवाइड टीचर्स विद अपॉर्चुनिटीज ऑफ ऑथेंटिक असेसमेंट ऑफ लर्नर लेवल्स। अभिकथन ए, घड़ी वर्तनी तथा लेखन के मुक्त अन्वेषण शिक्षकों को शिक्षार्थियों के स्तरों के प्रामाणिक मूल्यांकन के अवसर प्रदान करते हैं। रीजन आर, गिवन द वास्ट लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी इन द क्लासरूम, असेसमेंट इन लैंग्वेज शुड बी डायनेमिक। कारण आर, कक्षा में भाषाई विविधता को देखते हुए भाषा का मूल्यांकन गतिशील होना चाहिए। सही विकल्प चुनिए। ऑप्शन 1 ए सत्य है लेकिन आर असत्य है। ऑप्शन 2 ए और आर दोनों असत्य हैं। ऑप्शन 3 ए और आर दोनों सत्य हैं तथा आर ए की सही व्याख्या करता है। ऑप्शन 4 ए और आर दोनों सत्य हैं लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन 3, अभिकथन और कारण दोनों सही हैं तथा कारण अभिकथन की सही व्याख्या करता है। अब इसे आसान भाषा में समझते हैं। दोस्तों, इन्वेंटेड स्पेलिंग का अर्थ है कि बच्चा अपनी समझ के अनुसार शब्दों की वर्तनी लिखता है, भले ही वह पूरी तरह सही ना हो। इसी प्रकार फ्री राइटिंग में बच्चों को बिना किसी दबाव के अपने विचार स्वतंत्र रूप से लिखने का अवसर दिया जाता है। जब बच्चे इस प्रकार लिखते हैं तो शिक्षक केवल सही और गलत उत्तर नहीं देखते, बल्कि यह समझने का प्रयास करते हैं कि बच्चा भाषा को किस प्रकार समझ रहा है और उसके सोचने की प्रक्रिया कैसी है। इसी कारण अभिकथन ए पूरी तरह सही है। आइए इसे एक उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए एक बच्चा स्कूल शब्द को स्कूल लिखता है। एक पारंपरिक दृष्टिकोण में इसे केवल गलती माना जाएगा, लेकिन एक संवेदनशील शिक्षक इसे सीखने की प्रक्रिया का हिस्सा मानता है और समझने का प्रयास करता है कि बच्चा ध्वनियों और अक्षरों के बीच संबंध कैसे बना रहा है। इससे शिक्षक को बच्चे के वास्तविक भाषा स्तर का पता चलता है। दूसरी ओर कक्षा में कुछ बच्चे अलग अलग बोलियां या भाषाएं बोलते हैं। इसीलिए शिक्षक केवल सही गलत पर ध्यान न देकर बच्चे के प्रयास, समझ और प्रगति को भी महत्व देता है। अभिकथन ए, घड़ी वर्तनी तथा लेखन के मुक्त अन्वेषण शिक्षकों को शिक्षार्थियों के स्तरों के प्रामाणिक मूल्यांकन के अवसर प्रदान करते हैं। ये बिल्कुल सही कथन है। जब शिक्षार्थी अपनी तरह से अपनी वर्तनी और विचारों के साथ लिखते हैं, तब शिक्षक उनके वास्तविक चिंतन और भाषा प्रयोग को समझ सकते हैं। इससे उनके स्तर का प्रामाणिक, सही मूल्यांकन करने में मदद मिलती है। कारण आर, कक्षा में भाषाई विविधता को देखते हुए भाषा का मूल्यांकन गतिशील होना चाहिए। ये भी सही कारण है। शिक्षार्थी अलग अलग भाषाई पृष्ठभूमि से आते हैं।
एक लचीला गतिशील मूल्यांकन उनकी विभिन्नताओं को समायोजित कर सकता है। इसलिए कारण आर अभिकथन ए की सही व्याख्या करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्किल इज नॉट एक्टिवली प्रैक्टिस्ड इन द प्रोसेस ऑफ रेसिप्रोकल टीचिंग? निम्नलिखित में से कौन सा कौशल पारस्परिक शिक्षण की प्रक्रिया में सक्रिय रूप से नहीं किया जाता है? ऑप्शन 1, प्रिडिक्टिंग पूर्वानुमान लगाना। ऑप्शन 2, क्वेश्चनिंग सवाल पूछना। ऑप्शन 3, क्लैरिफाइंग स्पष्टीकरण करना। ऑप्शन 4, मेमोराइजिंग रटना। आप बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा? सोचिए। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 4, मेमोराइजिंग, रटना। अब इसे विस्तार से समझते हैं, क्योंकि रटना, मेमोराइजेशन केवल जानकारी को याद रखने की प्रक्रिया है। इसमें गहन समझ, चर्चा, विश्लेषण या सहयोग की आवश्यकता नहीं होती। रेसिप्रोकल टीचिंग, पारस्परिक शिक्षण एक सहयोगात्मक अधिगम रणनीति है जिसमें छात्र और शिक्षक मिलकर पाठ को समझने का प्रयास करते हैं। इसका मुख्य उद्देश्य केवल जानकारी याद करवाना नहीं, बल्कि छात्रों में गहन समझ, विश्लेषणात्मक सोच और सक्रिय सहभागिता विकसित करना होता है। इस प्रक्रिया में छात्र 4 प्रमुख गतिविधियां करते हैं। पहली, पूर्वानुमान लगाते हैं, आगे क्या हो सकता है। दूसरी, प्रश्न पूछते हैं, महत्वपूर्ण बातों को समझने के लिए। तीसरी, स्पष्टीकरण करते हैं, कठिन शब्दों या विचारों को स्पष्ट करते हैं। और चौथी, सारांश बनाते हैं, मुख्य विचारों को अपने शब्दों में प्रस्तुत करते हैं। लेकिन यदि वे केवल कहानी की पंक्तियों को याद करके दोहरा दें, तो यह केवल रटना कहलाएगा, रेसिप्रोकल टीचिंग नहीं। इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन 4, मेमोराइजिंग, रटना, क्योंकि रटना पारस्परिक शिक्षण की सक्रिय प्रक्रिया का हिस्सा नहीं है। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। विच ऑफ द फॉलोइंग हिंडर्स द प्रोसेस ऑफ इफेक्टिव प्रॉब्लम सॉल्विंग? निम्नलिखित में से कौन प्रभावी समस्या समाधान की प्रक्रिया में बाधा डालता है? ऑप्शन 1, ब्रेनस्टॉर्मिंग, बुद्धिवर्षण। ऑप्शन 2, एनालॉजिकल थिंकिंग, सादृश्य सोच। ऑप्शन 3, रिस्पॉन्स सेट, प्रतिक्रिया समुच्चय। ऑप्शन 4, कॉन्सेप्ट मैपिंग, अवधारणा मानचित्रण। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन 3, रिस्पॉन्स सेट, प्रतिक्रिया समुच्चय। आइए समझते हैं रिस्पॉन्स सेट। प्रतिक्रिया समुच्चय क्या है? रिस्पॉन्स सेट वह प्रवृत्ति या आदत है जिसमें व्यक्ति किसी नई समस्या को हल करते समय बार बार उसी पुराने या परिचित तरीके का उपयोग करता है, भले ही वह तरीका वर्तमान समस्या के लिए उपयुक्त न हो। व्यक्ति अपने सोचने के तरीके को बदलने के बजाय पुराने अनुभवों पर ही निर्भर रहता है। यही कारण है कि रिस्पॉन्स सेट प्रभावी समस्या समाधान की प्रक्रिया में बाधा उत्पन्न करता है, क्योंकि यह सोच को रूढ़ और सीमित बना देता है, नए और बेहतर समाधान खोजने की संभावना कम कर देता है, रचनात्मकता और लचीलेपन को बाधित करता है। व्यक्ति वैकल्पिक दृष्टिकोणों पर विचार नहीं कर पाता। आइए इसे एक उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए एक छात्र गणित के हर प्रश्न को एक ही फॉर्मूला से हल करने का प्रयास करता है। शुरुआत में यह तरीका कुछ प्रश्नों के लिए सही हो सकता है, लेकिन जब प्रश्न का प्रकार बदल जाता है, तब भी वह नया तरीका अपनाने के बजाय उसी पुराने फॉर्मूला का उपयोग करता रहता है। परिणाम स्वरूप उसे सही समाधान नहीं मिल पाता, वह नई रणनीति पर विचार नहीं करता, उसकी रचनात्मक सोच सीमित हो जाती है। यही रिस्पॉन्स सेट का प्रभाव है। अगला प्रश्न है एश्योरेंस ए, लर्निंग इज ऑलवेज सिचुएटेड इन अ सोशल कॉन्टेक्स्ट। अभिकथन ए, सीखना हमेशा एक सामाजिक संदर्भ में स्थित होता है। रीजन आर, What is learned cannot be separated from how it is learned and used. कारण आर, जो सीखा जाता है उसे सीखने और उपयोग करने के तरीके से अलग नहीं किया जा सकता है। सही विकल्प चुनिए। ऑप्शन 1 ए सही है, लेकिन आर गलत है। ऑप्शन 2 ए और आर दोनों गलत हैं। ऑप्शन 3 ए और आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या करता है। ऑप्शन 4 ए और आर दोनों सही हैं, लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। आप बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा? सोचिए। इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन 3, ए और आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या करता है।
देखिए, अभिकथन और कारण दोनों सही हैं तथा कारण अभिकथन की सही व्याख्या करता है। अब इसे विस्तार से समझते हैं। सीखना केवल किताबों से जानकारी प्राप्त करने की प्रक्रिया नहीं है, बल्कि यह एक सामाजिक प्रक्रिया भी है। हम परिवार, मित्रों, शिक्षकों, भाषा, संस्कृति और अपने आसपास के वातावरण के साथ निरंतर अंतःक्रिया करते हुए सीखते हैं। साथ ही जो ज्ञान सीखा जाता है, उसका वास्तविक अर्थ तभी बनता है जब उसे व्यवहार और वास्तविक जीवन की परिस्थितियों में उपयोग किया जाए। इसलिए सीखना और उसका उपयोग एक दूसरे से जुड़े होते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि लर्निंग इज ऑलवेज सिचुएटेड इन अ सोशल कॉन्टेक्स्ट, अर्थात सीखना हमेशा सामाजिक संदर्भ में होता है। आइए इसे एक उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए एक बच्चा कक्षा में पौधों के बारे में पढ़ता है। वह सीखता है कि पौधों को पानी, धूप और उचित देखभाल की आवश्यकता होती है। फिर घर जाकर वह पौधों को पानी देता है, उनकी देखभाल करता है और उनके विकास का अवलोकन करता है। यहां ध्यान दीजिए, सीखना कक्षा और सामाजिक वातावरण में हुआ और सीखे हुए ज्ञान का उपयोग वास्तविक जीवन में किया गया। यही कारण है कि सीखने की प्रक्रिया और उसका उपयोग एक दूसरे से अलग नहीं किए जा सकते। अब बात करते हैं लास्ट क्वेश्चन की। स्टूडेंट्स विद मास्टरी गोल ओरिएंटेशन सेट, महारथ लक्ष्य उन्मुखीकरण वाले छात्र। ऑप्शन 1, लो गोल्स टू अवॉइड फेलियर, असफलता से बचने के लिए कम लक्ष्य तय करते हैं। ऑप्शन 2, मॉडरेट गोल्स मोटिवेटेड बाय फियर एंड शेम, डर और शर्म से प्रेरित मध्यम लक्ष्य तय करते हैं। ऑप्शन 3, रियलिस्टिक लर्निंग गोल्स, यथार्थवादी सीखने के लक्ष्य तय करते हैं। ऑप्शन 4, हाई गोल्स टू इम्प्रेस अदर्स, दूसरों को प्रभावित करने के लिए उच्च लक्ष्य तय करते हैं। इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन 3, रियलिस्टिक लर्निंग गोल्स, यथार्थवादी सीखने के लक्ष्य तय करते हैं। देखिए, महारथ लक्ष्य उन्मुखीकरण, मास्टरी गोल ओरिएंटेशन का अर्थ है सीखने, समझने और स्वयं को बेहतर बनाने पर ध्यान केंद्रित करना। ऐसे छात्र दूसरों से तुलना करने या केवल अच्छे अंक प्राप्त करने के बजाय अपनी क्षमताओं और ज्ञान में निरंतर सुधार करने का प्रयास करते हैं। इनका मुख्य उद्देश्य होता है सीखना और प्रगति करना, न कि केवल दूसरों से आगे निकलना। महारथ लक्ष्य उन्मुखीकरण वाले छात्र सीखने को महत्व देते हैं, यथार्थवादी और सार्थक लक्ष्य निर्धारित करते हैं, चुनौतियों को अवसर के रूप में स्वीकार करते हैं, अपनी गलतियों से सीखते हैं और लगातार सुधार करते हैं, अपनी प्रगति की तुलना अपने पिछले प्रदर्शन से करते हैं, न कि दूसरों से। आइए इसे एक उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए राकेश गणित में बेहतर होना चाहता है। वह प्रतिदिन थोड़ा थोड़ा अभ्यास करता है, अपनी गलतियों को पहचानता है और उन्हें सुधारने का प्रयास करता है। जब कोई कठिन अध्याय आता है तो वह शिक्षक से सहायता लेकर उसे अच्छी तरह समझता है। राकेश का लक्ष्य है मुझे कल से बेहतर बनना है, न कि मुझे कक्षा में सभी से आगे निकलना है। यही मास्टरी गोल ओरिएंटेशन की पहचान है। बहुत बढ़िया दोस्तों, आज हमने सीटेट सीडीपी के 15 महत्वपूर्ण क्वेश्चन का अभ्यास किया। यदि आपने इन कॉन्सेप्ट्स और एग्जाम टिप्स को अच्छे से समझ लिया है तो परीक्षा में ऐसे प्रश्न आसानी से हल कर पाएंगे। अगर आपको कुछ पूछना है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। आपके क्वेश्चन का जवाब जल्दी ही दिया जाएगा। आपको बेहतर कंटेंट और एग्जाम से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी मिलती रहे, इसके लिए आप अपने चैनल टीचर जॉब एकेडमी को जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए अपनी तैयारी जारी रखिए, मेहनत करते रहिए और अपने लक्ष्य की ओर लगातार बढ़ते रहिए। थैंक यू।